हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर, जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमडीसी की वैकेंसी निकली हुई है जूनियर ऑफिसर की। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में टॉप 25 इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। और जो सारे क्वेश्चन हैं वो मिक्स हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे पूरी वीडियो नहीं बनाए, जबकि मिक्स करके बनाया जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इक्वली सीरियस इन बोथ केसेस, या डिपेंड ऑन अदर फैक्टर। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग जो है वो होगा आपके लिए डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, साइक्लिक लोडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के साथ में जिस पर ज़रूरत होगी मैं उसके साथ डायग्राम भी लेकर के आया हूं, तो डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि हीट एंड वर्क आर पॉइंट फंक्शन, सिस्टम प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हीट एंड वर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट फंक्शन और ये रहा पाथ फंक्शन, उसका डायग्राम है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन आर्क ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय थिकनेस ऑफ प्लेट, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, वोल्टेज अक्रॉस द आर्क, ये स्पीड ऑफ ट्रैवल। तो इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन, जैसे कि अभी आर्क वेल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग चल रहा है, तो इस वेल्डिंग में जो इसका करंट है, वेल्डिंग का करंट है, वो किससे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है साइज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड से। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड की डायमीटर जो है वो पतला होगा तो कम करंट चाहिए होगा, और अगर इलेक्ट्रोड का डायमीटर ज़्यादा होगा तो हमें और ज़्यादा हाई करंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द नॉच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट का डायग्राम है, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे एक हैमर, स्विंग हैमर होता है, हैमर को इधर लेके आते हैं, फिर यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ पे वर्कपीस होल्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद में कट होने के बाद में ये कुछ इस तरह से निकलता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट टेस्ट चेक करने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप एंगल निकालेंगे तो ये एंगल देखिए कितना है, तो ये एंगल होता है समथिंग 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 45 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नॉच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंडिकेट्स इट द रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, या इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो n इज इक्वल टू 1 पीवी डायग्राम ये कुछ इस तरह रहता है, इधर प्रेशर रहता है, इधर वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो ये बीच में जब n इज इक्वल टू 1 आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है आपका क्या बनाता है, ये वाला, ये होता है आपका हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर और ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की जगह में एडियाबेटिक, नॉन एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम करके देता तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, पर ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 है, मतलब हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि weaving in arc welding refers to side to side motion of electrode at right angle to the direction of welding, side to side motion of electrode along the direction of welding, या spiral motion given to electrode, या technique of striking the arc। तो weaving in arc welding जो है, weaving का ये डायग्राम है, तो weaving किस तरह होता है, इस तरह, तो वो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, राइट एंगल, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि वीकर हार्डनेस टेस्टिंग द पिरामिड इंडेंटर अपेक्स 40 डिग्री, 122 डिग्री, 136 डिग्री, या 152 डिग्री। तो पिरामिड इंडेंटर अपेक्स इज 136 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, इस मशीन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिमेन को रखा जाता है, और ये आपका जो है समथिंग रहता है 136 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। क्या है कि सॉलिड एंड लिक्विड हैव 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, 2 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, 3 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, या 1 वैल्यू अंडर सम कंडीशन एंड 2 वैल्यू अंडर अदर कंडीशन। तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए सिंपल है 1 वैल्यू। ठीक है, वहीं पर अगर गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस के लिए 2 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा, ध्यान से सोच लीजिए, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मार के आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
द मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज मटेरियल टू बी वेल्डेड, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल या वोल्टेज यूज। ये आप इलेक्ट्रोड है जिसे देख सकते हैं। तो मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसको सिलेक्शन के लिए इलेक्ट्रोड डायमीटर को इन आर्क वेल्डिंग, तो ये है आपका टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि किस टाइप की वेल्डिंग चल रही है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड डायमीटर ज़्यादा डिपेंड करता है। हालांकि ये थिकनेस ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो किसी किसी बुक में ऑप्शन नंबर बी, किसी में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर दिया है। तो आप देख लीजिए आपको अपने हिसाब से जो सही लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ मटेरियल फेल्स बिलो इट्स यील्ड पॉइंट, फेलियर वुड बी ड्यू टू स्ट्रेनिंग, फटीग, क्रीप, सडन लोडिंग। तो क्रीप जो है वो हाई टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम तक के लिए आता है। जब भी टाइम अगर कहीं पर भी ऐड हो किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में तो वो क्रीप होगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या दिया है, मटेरियल फेल बिलो इट्स यील्ड पॉइंट, तो वो कहलाता है आपका फटीग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टर्म NTP स्टैंड फॉर नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिस। तो NTP स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेल्ड एस्पेल्टर क्या होता है। वेल्ड एस्पेल्टर है, फ्लक्स है वो, इलेक्ट्रोड कोटिंग है या वेल्डिंग डिफेक्ट है या वेल्डिंग टेस्ट है। तो वेल्ड एस्पेल्टर जो है वो एक तरह का डिफेक्ट है, वेल्डिंग का डिफेक्ट है। अभी हम ध्यान से देखेंगे इस वेल्ड एस्पेल्टर को क्या है। देखिए ये हमारा एक्चुअल वेल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे हमको वेल्डिंग करना था, जहाँ पर वेल्डिंग हुआ है, पर जो बीच बीच में थोड़े थोड़े से निकल के आता है हॉट मेटल, जब इलेक्ट्रोड मेटल को टच करता है तो वहाँ पर कुछ फिन्स निकल जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं वेल्ड स्पेल्टर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोल्ड वर्किंग इंक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, डिक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फटीग स्ट्रेंथ या अलोन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फटीग स्ट्रेंथ। तो कोल्ड वर्किंग जो है वो फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि क्या होता है कोल्ड वर्किंग जो है वो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसका डेफिनेशन है। तो जब बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, मेटल चेंज नहीं होगा, फेस चेंज नहीं होगा, तो फटीग स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट एंट्रोपी। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं बार बार SSC वैसे एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बैक्ड प्रायर टू यूज इन ऑर्डर दैट प्रॉपर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर पिकअप या करंट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बैक्ड प्रायर टू यूज इन ऑर्डर दैट वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर पिकअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन नाइट्राइड पार्ट्स, ठीक है, इन नाइट्राइडेड पार्ट्स द ओरिजिनल ऑफ फटीग क्रैक विल occur एट सरफेस विद इन द कोर, कुड नॉट occur एनीवेयर या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखेंगे कि नाइट्राइडेड पार्ट यानी कि जिस भी प्रोसेस पे नाइट्राइडिंग होती है तो ओरिजिन ऑफ द फटीग क्रैक, तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या है, वो हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। पर यहाँ पर जो है टेम्परेचर का ज़्यादा गेम नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा सीन है नहीं। तो यहाँ पर जो फटीग क्रैक विल occur ना तो सरफेस में होगा, ना तो कोर में होगा, ना कहीं और होगा, ये होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि क्रैक्स आते नहीं है, नाइट्राइडिंग में कभी भी क्रैक्स नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव होगा। इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि इफ़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट या मे इंक्रीज या डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग। तो ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, ये आपका गैस वेल्डिंग का डायग्राम है। गैस वेल्डिंग में 2 सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक एसिटिलीन होता है, माफ़ करिएगा, ब्लैक वाला ऑक्सीजन है और जो रेड वाला है ये आपका एसिटिलीन है। फिर इन दोनों गैसेस को वेल्डिंग टॉर्च में होल्डर के थ्रू, वॉल्स के थ्रू लेके जा करके सीधा यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, 2 मेटल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये आपका गैस वेल्डिंग का क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच प्रोसेस विल इंक्रीज द फटीग ड्यूरेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब कौन से प्रोसेस के थ्रू फटीग ड्यूरेशन बढ़ जाता है, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, शॉर्ट पैनिंग, डीकार्बोनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
तो विच प्रोसेस विल इंक्रीज द फटीग ड्यूरेशन ऑफ पार्ट, तो वो होगा शॉर्ट पेनिंग। शॉर्ट पेनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फटीग ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। ये यूनिट है, क्या है, 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर पर आवर, 1 किलो न्यूटन मीटर पर आवर। तो 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। स्टड एंड प्रोजेक्शन, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। तो स्टड एंड प्रोजेक्शन जो है वो आपका बिलोंग करता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो इसमें और भी बिलोंग करते हैं रेजिस्टेंस में, जैसे कि सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। ये तीनों बिलोंग करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय यंग मॉडुलस, एंड्योरेंस लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय एंड्योरेंस लिमिट। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, कांस्टेंट वैल्यू, फ्री एक्सपांशन, थ्रॉटलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो वर्क डन इज जीरो जो रहता है वो तीनों केसेस में रहता है, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी वर्क डन कुछ भी नहीं होता, फ्री एक्सपांशन में भी नहीं होता और कांस्टेंट वॉल्यूम में भी वर्क डन नहीं होता है, यानी कि जीरो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव, या इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, वर्क इज नेगेटिव, या वर्क इज पॉजिटिव, होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थ। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जैसे कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, इन दोनों को याद करने के लिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ। आप उसको फॉलो करिएगा तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी ये दोनों को याद करने की कोशिश मत करिए, क्या, होल्डर और वर्क दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश मत करिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ या तो होल्डर याद करना है। अगर आप इलेक्ट्रोड होल्डर याद कर रहे हैं तो वो दोनों के लिए करिए, अगर आप वर्क पीस के लिए कर रहे हैं तो वर्क पीस के लिए, दोनों के लिए करिए। तो मैंने वर्क पीस के लिए याद किया था, सिर्फ वर्क पीस के लिए क्या होता है, जहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव है, वर्क अगर पॉजिटिव है मतलब वो स्ट्रेट पोलैरिटी है, वर्क पीस अगर नेगेटिव है तो वो रिवर्स पोलैरिटी होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप दोनों चीज़ें याद करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए कोई एक ही याद करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ए बोल्ट की डेफिनेशन क्या है, हैज़ head on one end and nut fitted to the other, या has head at one end and other end fits into the tapped hole in other part to be joined, या has both the end threaded, या is provided with pointed threads। तो बोल्ट किस तरह होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बोल्ट के जो है कुछ इस तरह होता है, ये आपका ये आपका हेड होता है, उसके बाद में ये इस तरह रहता है, इसके शैंक निकला रहता है, ठीक है। इसके ऊपर में थ्रेड्स रहते हैं, ठीक है, नट्स को चढ़ाने के लिए। तो ये डेफिनेशन किसका मैच कर रहा है कि हैज़ हेड ऑन वन एंड एंड नट फिटेड टू द अदर। यहाँ पर आप थ्रेड्स के थ्रू नट्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का दिखता है आपका बोल्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि द बेसिक फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ये चारों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने इसका फॉर्म भरा है जूनियर ऑफिसर का, तो आप हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली एनएमडीसी के लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।